क्वेश्चन आवर में आज सबसे पहले बात होगी जिन्ना की तस्वीर पर छिड़ी जंग की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एएमयू पहुंचे हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ टकराव हुआ। एएमयू छात्रों की संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। बवाल ज्यादा बढ़ने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एएमयू छात्रों ने इस दौरान पथराव किया। पथराव करने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एएमयू सर्किल पर जिन्ना का पुतला भी फूंका। बवाल ज्यादा बढ़ते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, बीच सड़क पर पुतले जलाए गए और फिर हुई हाथापाई और नारेबाजी। ये सब हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के ठीक सामने। जिन्ना विवाद से शुरू हुई जंग इतनी हिंसक हो जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा था। 2 दिन से चली आ रही जुबानी जंग सचमुच की जंग में तब्दील हो गई। काफी देर तक एएमयू कैंपस कुरुक्षेत्र का मैदान नजर आने लगा। हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। मामला तब बढ़ना शुरू हुआ जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए एएमयू की गेट तक पहुंच गए। फिर क्या था, एएमयूसू के समर्थक भी कैंपस से बाहर निकल आए और उसके बाद दोनों तरफ से जमकर लाठियां बरसी और पत्थरबाजी हुई। हंगामे की खबर जब पुलिस को लगी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने लाव लश्कर जमा हो गया। पुलिस वालों ने जब उपद्रवियों को कैंपस की गेट के सामने पुतला जलाने से रोका तो कई प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। स्टूडेंट के चोले में आए उपद्रवियों के हाथ खाकी वर्दी वालों के गिरेबान तक पहुंच गए, मगर फिर भी ऐसा लगा जैसे आला अधिकारियों ने अपनी आंख और कान बंद कर लिए थे। सर, किस तरह का मामला हुआ है एएमयू में? यहाँ एक पुतला फूंका गया है और जो दोनों तरफ से लट्ठे निकले हैं। सर, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एएमयू सर्किल गेट तक पहुंच गए। क्या मामला सर ये पूरा? यहाँ पुतला फूंका गया है और कोई बात। किसका पुतला फूंका गया है? अब पुतला अभी तो इन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना का बताया गया था, बाकी उसमें कोई नाम पता नहीं लिखा हुआ है। लाठियां निकली आई दोनों, नहीं लाठी कोई इधर से लाठी भी निकाली है, लाठी निकली है ना कोई झगड़ा हुआ है। कानून के रक्षकों के सरेंडर कर देने से शरारती तत्वों का हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने कैंपस के इर्द गिर्द मानो कब्जा कर लिया। पूरी सड़क पर छात्रों का हुजूम नजर आने लगा। हालांकि जब कानून के डंडे ने अपना जोर दिखाया तो सभी के तेवर ढीले पड़ गए और एक झटके में भीड़ तितर-बितर हो गई। अचानक इन लोगों ने शहर में घुसने की कोशिश की। जब रोका गया, धक्का मुक्की की गई, पथराव किया गया, हल्का बल प्रयोग करके इनको तितर-बितर कर दिया गया है और आगे बात की जाए। हालांकि अभी भी एएमयू के आसपास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, मगर जिस तरह साजिश के तहत ये आग लगाई गई है वो इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ टीम न्यूज नेशन। और ये सारा बवाल एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर पर हुए बवाल के बाद अब खबर यह है कि ये तस्वीर यूनिवर्सिटी कैंपस से हटा ली गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि तस्वीर पर धूल जम गई थी, जिन्हें साफ करने के लिए हटाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जिन्ना की तस्वीर जहां लगी थी वहां से गायब हो गई है। कल तक जिस तस्वीर पर जंग छिड़ी थी आज वो नजर नहीं आ रही, जिसके बाद एएमयू कैंपस में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिन्ना की तस्वीर कहाँ चली गई। कहा जाने लगा कि सियासी विवाद के बाद जिन्ना की तस्वीर को वहां से हटा दिया गया, लेकिन इससे पहले कि यह मामला तूल पकड़ता एएमयू प्रशासन ने सफाई दी कि तस्वीर हटाई नहीं गई है, बल्कि उनकी सफाई की जा रही है। स्टूडेंट यूनियन के हाथ से कोई तस्वीर हटाई नहीं गई है। अलबत्ता 2-3 तस्वीरें जिन पे गर्दा पड़ी थी, डस्ट, तो उनको सफाई के लिए वहाँ नीचे किया गया अपनी प्लेस से। दरअसल एएमयू में जिन्ना के नाम की गूंज तब सुनाई दी जब अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने यूनिवर्सिटी के वीसी को खत लिखकर पूछा कि छात्र संघ भवन में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों लगाई गई। सवाल उठे तो सियासत भी गरमाने लगी। जिन्ना न भारत का आदर्श है और न हिंदुस्तान के लोगों के लिए आदर्श है। खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के तो आदर्श बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसको संवेदनशीलता के साथ डील करने की ज़रूरत है।
इसको जो है वो जिद और जज्बे का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। सियासी दल इस सवाल को वाजिब बता रहे हैं तो विरोधियों के सुर कुछ अलग ही हैं। 4 साल बाद नींद से उठकर एक भाजपा का एमएलए और एमपी ने ये याद कर दिए कि जिन्ना जी का फोटो वहाँ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। शाबाश, इससे क्या होगा? राजनीतिक रार के बीच एएमयू प्रबंधन का कहना है कि जिन्ना को 1938 में ही एएमयू छात्र संघ की आजीवन सदस्यता दी गई थी, इसलिए उनके फोटो पर सवाल उठना और बवाल खड़ा करना बेवजह है। मगर ये सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर जिन्ना की तस्वीर सफाई के लिए हटाई गई या फिर विवाद के बाद जिन्ना को दीवार से ही साफ कर दिया गया। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात दलित पॉलिटिक्स के नाम पर दिखावे की। दलित के घर खाना और उसका दिखावा करना आखिर सियासत का फैशन क्यों बनता जा रहा है? आखिर इन दिनों अचानक से दलित पॉलिटिक्स तेज क्यों हो गई है और बीजेपी सरकार के मंत्री दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बीजेपी दलितों के हितों का ध्यान रखने वाली पार्टी है। लेकिन इस दलित पॉलिटिक्स के नाम पर जिस तरह के दिखावे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दरअसल में इस पूरी मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा का है, जिन्होंने अलीगढ़ में बीती रात दलित के घर पर भोजन किया। लेकिन आरोप यह लगा कि मंत्री जी ने जो खाना खाया दरअसल में वो बाहर से मंगवाया गया था। मेज पर सजी अलग अलग डिशेस, पालक पनीर, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, रसगुल्ला और मिनरल वाटर का इंतजाम। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये तस्वीरें किसी शादी की पार्टी की नहीं, ये तस्वीरें किसी रिसेप्शन की भी नहीं, बल्कि ये हाई प्रोफाइल इंतजाम यूपी के मंत्री के लिए किया गया है, जो दलित के घर खाना खाने की रस्म अदायगी के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ के तहसील खैर इलाके के गांव लोहागाड़ी की है, जहां यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा और उनके समर्थकों के आने से पहले दलित के घर में जिस तरह के इंतजाम किए गए, उसे देखकर यही लगा कि गांव में कोई दावत चल रही है। मंत्री जी के लिए दलित के घर के सामने बने सामुदायिक केंद्र में खाना बनवाया गया, बड़े बड़े कूलर लगाए गए, सामुदायिक केंद्र को होटल की तरह सजा दिया गया। रात करीब 11 बजे मंत्री सुरेश राणा का काफिला दलित के घर पहुंचा और वहां बैठकर खाना खाने की रस्म निभाई गई। बाहर से बना लजीज खाना दलित के घर बैठकर खाया गया, मिनरल वाटर पीकर प्यास बुझाई गई और फिर मंत्री सुरेश राणा वहां से चलते बने। अब हैरानी की बात यह है कि जिस दलित के घर मंत्री जी ने खाना खाया, उसे ये जानकारी भी नहीं दी गई कि ये सारी कवायद किस लिए की जा रही है और उनके मेहमान कौन है। तो जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद जो है रात को मेरा गेट खटखटाया, मुझे नहीं पता था कौन आया, मैं तो सोया हुआ था। कितने बजे? रात को 11 बजे थे। जैसे ही मैंने देखा तो विधायक हैं और सांसद भी हैं और मंत्री जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरा प्रशासन था। कौन से मंत्री? सुरेश राणा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खाना खाना है। अब मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अचानक आए और घर में घुस गए सारे लोग। और फिर क्या हुआ कि खाना घर में ही खाया, प्लेट बाहर थे और खाना बाहर बना था, पीछे हलवाई ने बनाया था। इतना ही नहीं, जिस शख्स के घर ये सब दिखावे का ड्रामा हुआ, उसने भी पूरे इंतजाम की पोल खोल दी। खाना सामुदायिक केंद्र में ही बना था। मेरे यहाँ कुछ नहीं बनाया खाना, कुछ नहीं, कोई थाली कटोरी नहीं, प्लेट थी टेंट से लाई हुई, सब कुछ डिस्पोजल था। आपके यहाँ कुछ नहीं? मेरे यहाँ कुछ नहीं था। मंत्री जी के दलित प्रेम के सियासी ड्रामे पर सवाल उठे तो मंत्री सुरेश राणा ने खुद सफाई दी। उसी गांव में बना हुआ भोजन, दलितों के हाथों से बना हुआ भोजन, दलित परिवार के सहयोग से बना हुआ भोजन, गांव के प्रधान दलित हैं उनके द्वारा बनवाया हुआ भोजन, वहाँ के विधायक दलित हैं उनके द्वारा उनकी योजना में बना हुआ भोजन, यदि हम सब लोग बैठ करके खाते हैं तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से बाएं दाएं दिशा नहीं देनी चाहिए। मंत्री जी भले ही दलित के घर खाने को अपनी दिली ख्वाहिश और अभियान से जोड़कर देख रहे हों, लेकिन जिस तरह से इस कवायद की पोल पट्टी खुली, विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया। अब सुरेश राणा जी 5 स्टार होटल का खाना मंगवाते हैं, दलित के घर खाना खाने जा रहे हैं, 5 स्टार होटल का खाना मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं, तो भाई दलित के घर क्यों जा रहे हो? किसने बोला है? कोई अगर ये नाटक करना आपकी संस्कृति में है कि गरीब दलित के यहाँ पे 5 स्टार होटल का खाना मंगा के खाना, तो भैया रोज ऐसी व्यवस्था कर दो ना दलित परिवार की कि रोज 5 स्टार होटल का खाना खाएं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब दलित के घर जाकर खाने का दिखावा किया गया हो। इससे पहले भी कई मंत्रियों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दरअसल पीएम ने अपने नेताओं को गांव-गांव जाकर दलितों के घर खाना खाने और उनके यहाँ ठहरने का निर्देश दिया है, लेकिन आधी अधूरी तैयारी से की गई कवायद फजीहत का सबब बन गई है। टीम न्यूज नेशन। वैसे समझना यह जरूरी है कि सवाल दलित के घर खाना खाने का नहीं है,
सवाल है कि दलित के घर खाने को लेकर जो दिखावा किया जा रहा है वो क्यों? आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि सरकार के मंत्री और नेता किसी दलित के घर जाकर खाना खा रहे हैं और खुद को दलितों का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? केंद्र सरकार की मंत्री उमा भारती ने इशारों ही इशारों में इस दिखावे वाली सियासत पर सवाल उठाए हैं। उमा भारती ने साफ साफ कहा कि जब दलित उनके घर खाना खाने आएंगे तब बदलाव का आगाज होगा। यूपी के मंत्री दलितों के घर खाना खा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष भी दलित के घर खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। यूपी के दूसरे मंत्रियों ने भी दलितों के घर खाना खाने की रवायत शुरू कर दी है। लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री उमा भारती ने इस परंपरा को दिखावे का नाम देने की कोशिश की है। यद्यपि मैं इसका समर्थन करती हूँ, लेकिन मैं भोजन करने नहीं जाती। मैं अलग से भोजन करने जाती हूँ या दलित वर्गों के लोगों को अपने घर में भोजन कराती हूँ टेबल पर बिठा करके, क्योंकि हम भगवान राम नहीं है कि हम उनके साथ बैठ के भोजन कर लेंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे, बल्कि वो जब हमारे घर में आकर के हमारी रसोई में बैठ करके भोजन करेंगे तब हम पवित्र हो पाएंगे। दरअसल इन दिनों बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की दलितों के घर जाकर खाना खाने की तस्वीरें खूब मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और कई बार इन तस्वीरों के जरिए फजीहत भी हो रही है। लिहाजा उमा भारती ने इशारे ही इशारे में सवाल उठाए और इसलिए मैं आपको आज ये भेद खोल रही हूँ कि मैं कभी सामाजिक समरसता भोजन में भाग नहीं लेती, क्योंकि मैं अपने आप को भगवान राम नहीं मानती। तो शबरी के घर में भोजन कर लिया तो दलित पवित्र हो गए, नहीं। दलित जब मेरे घर में आकर के भोजन करेगा, मैं अपने हाथ से उसको भोजन परोसूंगी और मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके जब वो भोजन करेगा तो मेरा घर धन्य हो जाएगा, मेरे बर्तन धन्य हो जाएंगे, मेरा पूजा घर धन्य हो जाएगा। बीजेपी नेताओं के इस दलित प्रेम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। इस तरह के ढोंग, नाटकीयता, रेस्टोरेंट का खाना और मिनरल वाटर की बोतल, इससे कहीं राजनीति होती है? कम से कम उमा भारती जी की साफ गोई तो है कि मैं नहीं जाऊं, क्योंकि उमा भारती को पता है कि ढोंग हो रहा है, इसलिए उस ढोंग में नहीं शामिल होना चाहती। सवाल दलितों के घर भोजन करने का नहीं, सवाल यह है कि आखिर दलितों की हालत कब सुधरेगी। वैसे ये पहला मौका नहीं जब हिंदुस्तान में कोई नेता किसी दलित के घर पहुंचा या फिर उसके चूल्हे का खाना चखा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी में ही एक दलित कार्यकर्ता के घर गए थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दलित प्रेम जग जाहिर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हमारे देश के नेता दलित के घर जाकर या खाना खाकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या नेताओं के ऐसा करने से दलितों की हालत में सुधार आ जाएगा? क्या गरीब और पिछड़े दलितों को उनका अधिकार मिल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तरह के खास आयोजन दलितों के प्रति हमारे नेताओं की आम धारणा को जाहिर नहीं करता। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको इस दलित पॉलिटिक्स का इलेक्शन कनेक्शन भी समझाते हैं। दरअसल में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है और कर्नाटक में 18% दलितों की आबादी है। 60 सीटों पर सीधे सीधे दलितों का असर है। आपको बता दें कि एससी के लिए 36 सीटें रिजर्व की गई हैं, जबकि एसटी के लिए कर्नाटक में 15 सीट्स रिजर्व हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो दलित पॉलिटिक्स हो रही है उसका कर्नाटक के इलेक्शन से भी सीधा सीधा कनेक्शन समझ में आता है। और सीधा मतलब यह है कि सवाल दलित वोट का है, वोट बैंक का है, जिसको लेकर इस तरीके की लगातार कोशिशें की जा रही है। और आपको बता दें कि SC/ST एक्ट पर सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद दरअसल में केंद्र सरकार घिरी है। उसके बाद इस तरीके की चुनौतियां सरकार के सामने भी आ रही हैं। केंद्र पर SC/ST एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध देखा गया। संसद में लोकसभा की 84 सीटें SC के लिए आरक्षित है, समझना बेहद जरूरी है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है और 49 सीटें ST के लिए आरक्षित है, यानी एक बड़ी संख्या वोट बैंक के लिहाज से है। उत्तर प्रदेश में अकेले 85 विधानसभा सीटें हैं जो SC के लिए आरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश में 23% दलित वोटर हैं। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। 7 साल पुराने मुंबई के पत्रकार JD मर्डर केस में आज सजा का ऐलान हो गया। छोटा राजन समेत 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत ने जिग्ना वोरा और पॉल्सन जोसेफ को बरी कर दिया है। JD मर्डर केस में सजा का ऐलान। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को उम्र कैद। पत्रकार JD मर्डर केस में करीब 7 साल बाद मकोका कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन समेत सभी 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को बरी कर दिया। इसमें 9 लोगों को दोषी करार किया गया। इनमें से जो नंबर 1 है उनका नाम है सतीश थंगप्पन जोसेफ एलियास सतीश कालिया। 2 नंबर जो है उनका नाम है मंगेश आगवने।
3 नंबर है वो अरुण जनार्दन डाके, अभिजीत शिंदे, अनिल वाघमोड़े और सचिन गायकवाड़, इन लोग को दोषी पाया गया छोटा राजन के साथ, और एक दीपक सिसोदिया। इस जघन्य हत्याकांड में कोर्ट ने राजन समेत 11 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया था। तमाम दलीलों और गवाहों के बिना पर कोर्ट ने माना कि जेडे की हत्या छोटा राजन के इशारे पर की गई थी। अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक छोटा राजन को लगता था कि जेडे उसके खिलाफ लिखते थे और मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडन करते थे। इसी वजह से छोटा राजन ने जेडे की हत्या करवाई। छोटा राजन इनमें मेन एक्यूज है और ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के हेड है। तो ये जो वाकया किया गया वो उनके इशारे पर ही किया गया। उन्होंने सतीश कालिया को कांटेक्ट करके इनको एलिमिनेट करना है, इनको मारना है, ये बात कही थी और उसके तरफ अरेंजमेंट भी शुरू की थी। मुंबई में पत्रकार जेडे की 11 जून 2011 को हत्या कर दी गई थी। इस केस में पिछले 7 साल से सुनवाई चल रही थी। इस बीच 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इस मर्डर केस में सुनवाई तेज हुई और 2016 में राजन समेत 11 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए। मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी 10 आरोपी फैसला सुनने के लिए मौजूद रहे, जबकि जेल में बंद छोटा राजन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मामले में जिग्ना वोरा और पॉल्सन जोसेफ को बरी कर दिया गया है, जिससे अब सवाल एजेंसियों के ऊपर खड़ा हो रहा है। अब तक यही एजेंसियां इन दोनों के एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। और अब एक अहम सवाल, और सवाल यह कि क्या देश में ईमानदारी की सजा मौत है? यह सवाल हिमाचल के कसौली में एक महिला अफसर की हत्या के बाद लगातार कौंध रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुटी थी। आरोप है कि होटल मालिक ने महिला अफसर पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल पुलिस को अब कड़ी फटकार लगाई है। हिमाचल के सोलन जिले के कसौली से आई इन तस्वीरों में एक बड़ा सवाल छिपा है। ये तस्वीरें तब की हैं जब असिस्टेंट टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा अतिक्रमण हटाने एक होटल पर पहुंची थी। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई के लिए टीम के साथ आई तो उनसे होटल मालिक और उसका स्टाफ भिड़ गया। काफी देर तक नोकझोंक हुई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। होटल की जमीन पर बिखरे खून के छींटे। मौका वारदात का मुआयना करती पुलिस होटल परिसर में ही महिला अधिकारी शैल बाला शर्मा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शैल बाला शर्मा को 2 गोली लगी थी। खून से लथपथ शैल बाला शर्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोप होटल मालिक पर लगा है। इल्जाम है कि मर्डर के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन बड़ा सवाल हिमाचल पुलिस की भूमिका पर उठे। रैनी से थोड़ा सा जब भागने की हल्का सा शोर हुआ और इतने में एक फायर की आवाज आई, तो उस वक्त मैं भी अपनी टीम के साथ जो है इमीडिएट हमने रश किया। अवैध निर्माण की शिकायत पर एक्शन लेने गई महिला अधिकारी की हत्या से सवालों का अंबार लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हिमाचल पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अगर ऐसे ही अधिकारियों की हत्या हुई तो हम ऑर्डर देना बंद कर सकते हैं। आरोपी फायरिंग कर रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी? आरोपी को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? ये केस चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत की तर्क टिप्पणी पर हिमाचल सरकार और पुलिस महकमे को जवाब देना है। पुलिस भी मौके पर वहां पर थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि वहां दूसरी जगह जहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे थे तो पुलिस वहां थी और ये घटना उसके एडजॉइनिंग वाली बिल्डिंग, दूसरी वाली बिल्डिंग में हुई। ये जो महिला अधिकारी वो वहां उस बिल्डिंग में गई और वहां पर थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद ये घटना घटित हुई और उसमें एक मजदूर घायल है और उसके साथ साथ में इस महिला की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है। एक जांबाज महिला अधिकारी जिसके खिलाफ खूनी साजिश रची गई, उसे अंजाम दिया गया और हिमाचल पुलिस है कि लापरवाही पर लापरवाही दिखा रही है। पहले तो अधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल नहीं भेजा गया। दूसरा सवाल, पुलिस वालों की मौजूदगी में कैसे गोली चल गई? और तीसरा सवाल, फरार होटल मालिक की गिरफ्तारी में देरी को लेकर उठे। टीम न्यूज नेशन।
और हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात मध्य प्रदेश के धार की, जहां पुलिस भर्ती और मेडिकल टेस्ट के दौरान उम्मीदवार के सीने पर SC/ST लिखने का विवाद अभी तक थमा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश के भिंड से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि मेडिकल टेस्ट के लिए एक ही कमरे में लड़के और लड़कियों का फिजिकल टेस्ट लिया गया। ये धुंधली तस्वीरें एमपी सरकार के साख को धूमिल करने के लिए काफी हैं। तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी कितना गजब है। कानून के रखवालों की भर्ती के लिए धार के जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन तब युवा दंग रह गए जब एक ही कमरे में लड़के और लड़कियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाने लगा। और तो और महिलाओं के मेडिकल चेकअप के लिए महिला डॉक्टर भी मौजूद नहीं थी। तस्वीरें सामने आने के बाद बवाल मच गया। खुद सूबे के CM को सख्त एक्शन का भरोसा देना पड़ा। देखिए, इसको बहुत गंभीरता से लिया है। जिनने ये किया है, केवल धार जिले की घटना हुई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर कौन थे, उनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। CM ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। भिंड के कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर और क्लर्क को निलंबित कर दिया। इस मामले में कुछ पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। उसके बाद है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल सर्जन से एक रिपोर्ट है ना, एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट है ना, मतलब है ना मांगी है। उस बीच में प्रथम दृष्टया है ना हमारी नॉलेज में ये भी आई है, एक मेडिकल बोर्ड के प्रभारी हैं, मतलब उनको तत्काल हम लोगों ने निलंबित करने के लिए ना आदेशित किया है। आरोपों पर जिला अस्पताल के अफसर जवाब देने से बचते रहे। वहीं भिंड जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अजीत मिश्रा इतने हंगामे के बीच भी लापरवाही पर लीपापोती करते रहे। मामले ने तूल पकड़ा तो विरोधी भी हमलावर हो गए और यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी राज में महिलाएं महफूज नहीं। महिला का शोभा, महिला का गरिमा क्या जाने ये सरकार। पार्लियामेंट से लेकर पुलिस तक बेइज्जती होते रहते हैं महिलाओं के साथ। मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं होता है सब जानते हैं। व्यापम का कोई सोच विचार जवाब जांच कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं होता है। वहाँ अपनी मनमानी चलती है। भाजपा की सरकार है तो कौन सवाल करेंगे इनको। मेडिकल टेस्ट की तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर राज्य सरकार की फजीहतें बढ़ गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी और उस पर खतरा मंडराते खतरे से जुड़ी। WHO ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के 14 शहर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का कानपुर प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है, जबकि राजधानी दिल्ली 6ठे नंबर पर है। भारत के लिए आई हैरान करने वाली खबर। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की लिस्ट। यूपी का कानपुर प्रदूषण में सबसे टॉप पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 तक के प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट भारत के लिहाज से बेहद चिंताजनक है, क्योंकि WHO ने जो 15 शहरों की लिस्ट जारी की है, उनमें 14 शहर भारत के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के जिन 14 शहरों की लिस्ट जारी हुई है, उनमें यूपी का कानपुर सबसे टॉप पर है। देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाले राजधानी दिल्ली को 6ठे नंबर पर रखा गया है। ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि इसमें उत्तर भारत के अधिकतर शहर हैं, जिसमें यूपी के लखनऊ और बिहार के पटना शहर हैं। दिल्ली के अलावा NCR इलाके में आने वाले फरीदाबाद की हालत भी प्रदूषण के मामले में बेहद खराब है। इसके बाद इस लिस्ट में वाराणसी, गया, पटना, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर जैसे शहर शामिल हैं। काफ़ी पर्यावरण की प्रॉब्लम्स होती हैं, पोल्यूशन से भी है, वाइल्ड लाइफ से भी है। ये हमारे रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट और रिवर्स सारे डिसअपीयर हो रहे हैं। तो इसलिए काम तो काफ़ी करना है। जो भी हम आजकल कर रहे हैं कंट्री में, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्लीन पावर की तरफ, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए नहीं, लेकिन आगे सालों के लिए, बच्चों के लिए और आगे जनरेशन्स के लिए। 15 में से 14 भारत में होना एक चिंता का विषय। इसके बारे में गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता भी है। वैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने हाल ही में दावा किया था कि 2016 के मुकाबले 2017 में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन बोर्ड ने अब तक 2017 के लिए हवा में मौजूदा PM 2.5 का डेटा जारी नहीं किया है। मालूम हो कि साल 2016 के अंत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए थे।
अक्टूबर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, दिसंबर 2015 में ट्रकों पर एनवायरमेंट कंजम्पशन चार्ज ECC और प्रदूषण नियंत्रण के लिए NCR के शहरों के बीच बेहतर समन्वय जैसे उपाय इनमें शामिल हैं। इन उपायों से जितना फायदा हो पाया है वही WHO की अगली लिस्ट में पता चल पाएगा। जाहिर है जिस तरह से भारत के 14 शहर प्रदूषण की चपेट में आए हैं, उसको देखते हुए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण से लड़ने को लेकर सरकारी दावे अपनी जगह है, तो प्रदूषण की गिरफ्त में भारत के शहरों के आंकड़े अपनी जगह। जो हालात है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत का हेल्थ बर्डन और बढ़ने वाला है और समय रहते अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति आने वाले दिनों में और भयावह होगी। वीडियो सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब एक और खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। कोलकाता में इन दिनों मटन और चिकन के नाम पर दूसरे पशुओं का मांस परोसे जाने का भंडाफोड़ हुआ है। शहर के राजा बाजार में एक बर्फ की फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान करीब 20 टन मीट मिला है, जिसे मिलावटी बताया जा रहा है। कोलकाता में मीट के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। चिकन मटन के नाम पर दूसरे जानवरों के मांस परोसे जाने का आरोप लगा है। छापेमारी में 20 टन मिला मिलावटी मांस। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पुलिस ने मीट शॉप और रेस्टोरेंट में छापेमारी की है और वहां से करीब 20 टन मीट बरामद हुआ है। आरोप यह भी है कि ये मीट दूसरे पशुओं का है और इस मीट को कोलकाता, झारखंड और ओडिशा के रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जा रहा था। इस खबर के सामने आने के बाद मीट खाने वालों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। But of course there is a change in the eating pattern of food. People have there is less order for chicken, mutton and pork items. और ज़्यादा हमारा जो सेल है वेजिटेरियन डिशेस का हो गया और फिश और प्रॉन का सेल काफ़ी बढ़ गया हमारा। इतना ही नहीं, हावड़ा और सियालदह से कुल 23 ट्रेनें ऐसी हैं जहां नॉनवेज खाने की सप्लाई बंगाल से होती है। और इस खबर के सामने आने के बाद IRCTC के अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। हम लोग थोड़ा प्रोएक्टिव इसलिए हुए हैं टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग आवर पीपल, मतलब जो हमारा यात्री जाते हैं उनका तरफ से जो हम लोग कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और पैसेंजर का हाइजीनिक के साथ कोई छेड़खानी होने नहीं देंगे। मीट में मिलावट के मामले पर पुलिस ने फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जो कई सवाल खड़े करता है। अजमेर के रूपनगढ़ में एक युवक को अर्धनंग कर बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक कठौदा गांव का है और वो करकेड़ी गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। वहीं इस बीच कथित प्रेमिका से मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि लड़की के रिश्तेदारों ने ही युवक और युवती की पिटाई की है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। वायरल वीडियो की पुष्टि होना भी अभी बाकी है। अजमेर के सावर कस्बे में बदमाशों ने लूट के इरादे से एक बैंक एटीएम को बारूद से उड़ा दिया। वारदात के समय एटीएम में 14 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी, लेकिन विस्फोटक के बाद एटीएम के परखचे उड़ गए और नकदी भी जलकर खाक हो गई। धमाके की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। और अब बात खाकी की। बिहार में कानून के रखवालों की कानून की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पुलिस के कप्तान वर्दी के रौब में रिवॉल्वर राजा बने तो कहीं वर्दी पहने एसपी साहब डांस करते नजर आए। वहीं वैशाली के एसपी साहब की बाकायदा घोड़े पर बारात निकाली गई। ये 3 तस्वीरें बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों की हैं, जिन्होंने तबादले के बाद दिए जाने वाले विधायी समारोह में कुछ ऐसा किया कि विवाद हो गया। कहीं फेयरवेल के दौरान फायरिंग की गई तो कहीं वर्दी में कप्तान साहब ठुमके लगाते नजर आए। यही नहीं, विदाई समारोह के दौरान एसपी साहब की बारात तक निकाली गई। बिहार में पुलिस अधिकारियों के तबादलों के चंद घंटों बाद आई इन तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया। कटिहार में प्रशासनिक फेरबदल के बाद एसपी सिद्धार्थ मोहन अपनी फेयरवेल पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। दरअसल कटिहार के एसपी सिद्धार्थ मोहन को सीबीआई में एसपी के तौर पर नियुक्ति मिली तो खुशी के मारे वो अपनी हदें ही भूल गए। विदाई समारोह के दौरान
कटिहार के डीएम मिथिलेश मिश्रा की मौजूदगी में फायरिंग शुरू कर दी। इधर मिथिलेश मिश्रा दोस्ती न तोड़ने की दुहाई दे रहे थे और उधर कप्तान साहब ताबड़तोड़ फायरिंग के जरिए उनका साथ दे रहे थे। विवाद बढ़ा तो पुलिस मुख्यालय ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को वापस ले लिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। मुंगेर के एसपी आशीष भारती का भी प्रमोशन हुआ, उन्हें एसएसपी बनाकर भागलपुर भेजा गया। फेयरवेल पार्टी के दौरान जैसे ही सपना चौधरी का एक गाना बजा, एसपी साहब वर्दी की मान मर्यादा भूल गए। वैशाली के एसपी राकेश कुमार के फेयरवेल की भी तस्वीरें जरा हटकर रहीं। 30 अप्रैल को उनके साथियों ने हाजीपुर में उनकी विदाई समारोह का आयोजन किया, लेकिन जैसे ही पता चला कि उनकी सालगिरह है, बाकायदा बारात निकाली गई, मंच पर माल्यार्पण किया गया और इस विदाई समारोह की शक्ल ही बदल गई। सुशासन बाबू के राज में कानून के रखवालों की तस्वीरें सामने आने के बाद विरोधी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुट गए हैं। एसपी जब फायरिंग कर रहा हो, कल डीजीपी फायरिंग करेगा, तो इसको आप क्या समझते हैं? इसको सोमालिया बनाना चाहते हैं। ये जहां कोई शासन नहीं, कोई कानून नहीं है, तो नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द इस्तीफा कर देना चाहिए। इसको अगर सुशासन का मुद्दा मानता है, सुशासन किसको कहते हैं? कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो सीआरपीसी के किस धारा के तहत हुआ, यह स्पष्ट करना चाहिए विपक्ष को। हालांकि तीनों घटनाओं पर महकमे ने सख्त तेवर अपनाए और इसके साथ ही सभी जिलों के पुलिस कप्तान और आला अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी गई। सुशासन की सरकार में ये खाकी की हनक है कि विदाई समारोह में भी साहब पिस्तौल से एयर फायरिंग करते हैं। बिहार में इस मुद्दे पर सियासत तेज है। बिहार के गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब देखना है कि मुख्यमंत्री एसपी साहब के चलाए गए गोली पर निर्णय लेते क्या हैं। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जेल की रोटी खाओगे तब पता चलेगा, लेकिन इंदौर में कहावत पूरी तरीके से उल्टी हो गई। अब यहां के लिए कहा जा रहा है जेल जाओ सेहत बनाओ। दरअसल सजा पूरी होने के बाद इंदौर जेल से रिहा हुए करीब 40% कैदियों का वजन बढ़ा हुआ था। अब जब इसके पीछे का सच तलाशा गया तो पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जेल में कैदियों को शेफ की ट्रेनिंग दी गई थी। लिहाजा जेल का खाना किसी अच्छे होटल से कम तो होने से रहा और इसीलिए कैदियों की सेहत पर भी इसका सीधा सीधा असर दिखा। क्योंकि हमारे यहाँ दंडित बंदी अधिक हैं, उनकी संख्या बढ़ा करके हम भोजन तो उनको समय पे और जो निर्धारित है उसके अनुसार उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ बीच में प्रशिक्षण भी दिया गया था, जो बाहर से हमारे होटल मैनेजमेंट वाले थे उनके कौशल विकास के अंतर्गत, तो उसमें खाना बनाने की कला भी सिखाई गई थी। तो इस तरह से भोजन बनाने करने में तो हमारे यहाँ जो बंदी काम करते हैं वो निपुण हो जाते हैं। और अब खबर भगवान महाकाल से जुड़ी हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अब बाबा भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक सिर्फ आरओ के पानी से होगा ताकि शिवलिंग पर कोई असर ना पड़े। मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि शिवलिंग को कोई नुकसान ना हो, इसलिए यह आदेश जरूरी था। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां हर रोज देश दुनिया से बाबा भोले के भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और अब महाकालेश्वर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुप्रीम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक सिर्फ आरओ के पानी से होगा, जिससे शिवलिंग के आकार को कोई नुकसान ना हो। दरअसल शिवलिंग के आकार पर असर के चलते कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद जांच के लिए एएसआई की कमेटी सर्वे के लिए गई थी, जिस पर यह अहम आदेश आया है। समिति की अधिकांश बातों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है, तो हम उसका सम्मान करते हैं और उसके अनुसार आगे जैसा भी होगा मंदिर समिति उसका पालन करेगी। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन की तरफ से सुझाए गए कुछ उपायों पर सहमति जताई थी। इसके बाद शिवलिंग पर आरओ का पानी चढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा दूध और दूसरी पूजन सामग्री की सीमा भी तय की गई और कम मात्रा में चढ़ाना चाहिए, जिससे मूर्ति का खंडन होने से बचेगा और हम पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। अच्छी बात है, आरओ के पानी से अभिषेक करना चाहिए, जिससे मूर्ति खंडित हो रही है तो उससे खंडित होने से बचेगी। शुद्ध पानी से और कम मात्रा में जल को
मूर्ति भी डालना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूजा विधि पर दखल को लेकर भी टिप्पणी की है, जिसमें अदालत ने कहा है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना हो ये तय करना हमारा काम नहीं है। हम केवल शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति को वो नोटिस बोर्ड फौरन हटाने के लिए कहा था जिसमें लिखा था कि कोर्ट के आदेश पर पूजा के नियम बनाए गए हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर से समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये साफ किया कि पूजा कैसे हो ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। हमने सिर्फ शिवलिंग को हो रहे नुकसान से बचाने पर सुनवाई की है। बहरहाल कोर्ट जनवरी में स्थिति की दोबारा समीक्षा करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। हेलीकॉप्टर को उड़ते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसा हेलीकॉप्टर दिखाने जा रहे हैं जो उल्टा भी उड़ सकता है। इसे IIT कानपुर और IIT बॉम्बे ने मिलकर बनाया है और नाम दिया गया है नाविक। ये ऐसा नॉन लीनियर ऑटो पायलट हेलीकॉप्टर है जो युद्ध के साथ साथ प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू तो करेगा ही, साथ ही दूर दराज के दुर्गम इलाकों में पहुंचकर रसद और राहत सामग्री पहुंचाने में भी कारगर साबित होगा और इसमें इंसानी जान जाने का भी रिस्क नहीं रहेगा। तो ये जो नाविक जो है ये एक हमने विशेष ऑटो पायलट बनाया है। ये ऑटो पायलट की खासियत ये है कि ये आपके हेलीकॉप्टर की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो अब हम इसकी क्षमता ये है कि अब ये किसी भी परिस्थिति में उड़ सकता है और यदि कोई दुश्मन का ड्रोन इसका पीछा करेगा तो उसको ये चकमा देने में कामयाब होगा। और इसकी खासियत ये है कि ये अग्रेसिवली मनूवर कर सकता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी ड्रोन विरोधी वेपन का इस्तेमाल करेंगे इसको टारगेट करने के लिए तो ये इतनी तेज़ी से मनूवर करेगा, इतनी तेज़ी से भागेगा और ऐसी कलाबाजियाँ करेगा कि वो ड्रोन का जो एंटी ड्रोन जो भी वेपन है वो उसको टारगेट नहीं कर पाएगा। और अब बात दिल्ली NCR की, जहां मौसम ने करवट ली। शाम करीब 5 बजे राजधानी में धूल भरी आंधी चली और देर शाम आसमान से राहत की फुहार गिरने लगी। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पूरा आसमान धूल से घिरा नजर आया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि देर शाम बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई। तो दिल्ली में मौसम भले ही सुहाना हो गया हो, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में गर्मी कहर बनकर टूट रही है। मई के महीने की शुरुआत ही हुई है और देश के हर कोने से गर्मी के कहर की खबरें आने लगी हैं। आसमान पर चमकता सूरज लोगों का जीना मुश्किल कर रहा है, तो पानी की कमी भी कम मुसीबतें नहीं खड़ी कर रही। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी लोग पानी की कमी से दो चार हो रहे हैं। तेज तीखी धूप और ऐसे में पानी के लिए भटकते लोग। मई के महीने में पानी की किल्लत किस तरह बढ़ती जा रही है, ये तस्वीरें इसी बात को बयां करती हैं। मैदानी इलाकों में तो पीने के पानी की किल्लत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पहाड़ों में भी मानो पानी सूखने लगा है। ये तस्वीरें मशहूर हिल स्टेशन शिमला के पास के एक गांव की है, जहां पानी की परेशानी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। चिलचिलाती गर्मी में लोग दूर दराज का सफर कर पानी जुटा पाते हैं, तब कहीं जाकर उनके रोजमर्रा की जरूरतें थोड़ी बहुत पूरी हो पाती हैं। और हमारे पानी की बहुत समस्या है जी, और महीने में 3 बार पानी आता है। हमारे को पानी बहुत दूर दूर से ढो के लाना पड़ रहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, हमारा सारा टाइम जो है पानी ढोने में ही लग जाता है और हम पढ़ाई की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पे हमारी जो पानी की समस्या है काफ़ी सालों से चली आ रही है, पर इस बार तो इतनी बुरी हालत है कि गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है और इतनी बुरी हालत है कि पानी हमारे को महीने में 3 बार आता है, वो भी 20-20 मिनट। लोग यहाँ खुद पैसा जमा कर टैंक मंगवाते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें इतना पानी भी मिल पाता है। पानी के इंतजार में बैठे लोग, सर पर पानी के बर्तन रखकर पहाड़ी रास्तों पर चलते लोग। कई किलोमीटर के सफर के बाद इन्हें पानी नसीब हो पाता है। आने वाले दिनों में पानी की किल्लत कितनी भयानक होगी, इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं गुजरात के गीर से आई खबर, जहां कुछ लोग 3 शेरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार उन्हें छेड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गुस्से में आग बबूला शेर और इस शेर के सामने सीना तान कर खड़ा एक युवक। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये तस्वीरें जितनी हैरान करती है उससे कहीं ज्यादा परेशान करती हैं। भला कैसे कोई इंसान खूंखार शेरों के इतने करीब आ जा सकता है, वो भी तब जब शेर अपना शिकार खा रहे हों।
मामला इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वीडियो को शूट करने के दौरान ये युवक शेर को उकसाते हुए नजर आए। इनमें से एक युवक लगातार शेर की तरफ बढ़ रहा था। वो शेरों को गालियां दे रहा था। सोशल मीडिया में वायरल पूरा वीडियो करीब 1 मिनट का है। इस वीडियो में 3 शेर साफ साफ नजर आ रहे हैं। मुमकिन है इन तीनों ने अभी अभी शिकार किया है, लेकिन ये शिकार का लुत्फ उठा पाते उससे पहले ही कई युवक इस जगह पर आ धमके। हालांकि शेरों को परेशान करने वाले युवक कितने हैं ये वीडियो में साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तय है कि इनकी तादाद 2 से ज्यादा है, क्योंकि एक युवक आगे बढ़कर शेर को तंग कर रहा है, जबकि दूसरा इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जैसे ही एक युवक ने शेर की टांग पकड़ने की कोशिश की, खूंखार शेर भड़क गया और ये बड़ी तेजी से युवक की तरफ दौड़ा। होना तो ये चाहिए था कि शेर से डरकर युवक पीछे हट जाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब शेर के दहाड़ने पर भी ये पीछे नहीं हटा, बल्कि फिर से शेर की टांग पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। इस दौरान दूसरे दोनों शेर भी पूरी तरह आक्रामक हो गए। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से हमले की पहल नहीं की। बताते हैं कि शेर के दहाड़ने पर भी जब इन लड़कों की हिमाकत नहीं रुकी तो तीनों शेर अपना शिकार छोड़कर पीछे हटने लगे। एक एक करके ये तीनों अपने शिकार से दूर हो गए और घने जंगल की तरफ चले गए। टीम न्यूज़ नेशन।